हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ सीटीएट से स्पेशल एनसीईआरटी जो एसएसटी में पूछी जाती है, उसी से रिलेटेड हम आपको लेकर आए हैं। और एनसीईआरटी की 6, 7 और 8 की हम सभी एनसीईआरटी कवर करा देंगे। अभी आपके पास 1.5 महीने का टाइम है। अगर आप पूरी तरह से क्लास डेली लेते हैं ध्यान से तो आपकी एनसीईआरटी पूरी कवर कर दी जाएगी। सीटेट एग्ज़ाम में 15 लाख फॉर्म पड़ते हैं, जिसमें से 1.5 लाख बच्चे ही पास हुए। इसलिए सीटेट में एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे वो पेड कोर्स में हो, क्योंकि अगर अब मेन टॉपिक क्या होता है इसमें एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट होती है, जो कि हम लोग छोड़ देते नहीं पढ़ते। अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स नहीं खरीद सकते हैं या फिर नहीं पढ़ सकते हैं डेली, तो ये वीडियो आधा घंटा की होती है। आप ईयरबड्स लगा के आराम से सुन सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। और फ्रेंड्स, सीटेट के एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए एनसीईआरटी रामबाण है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी ही पढ़ना चाहिए, जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। डेली आपको 2 या 3 वीडियो या फिर 1 वीडियो ज़रूर मिलेगी। इस तरह से जब तक 7 जुलाई तक एग्ज़ाम होगा, हम आपको तीनों सब्जेक्ट की जो एनसीईआरटी की है एसएसटी टॉपिक का सामाजिक अध्ययन से, उससे हम कवर करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक क्या है हमारा कि प्रारंभिक कथन। ये लेसन फर्स्ट है हमारा। इसका नाम है क्या, कब और कहाँ और कैसे। तो जानते हैं, जो इसका नाम है हमारे अतीत। जो हमारे अतीत हुए हैं वो कहाँ, कब, कैसे और उनके बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। आज के लेसन में हम लोग यही सब कुछ पढ़ेंगे। तो देखिए, शुरुआत होती है रसीदा का सवाल उठता है। इसके मन में क्या सवाल उठता है, ये अखबार पढ़ रही होती है और अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ती है। अब सुर्खी क्या होता है, जो हेडिंग्स दी होती हैं अखबार में, आपने देखा होगा मेन पॉइंट्स मोटे मोटे अक्षरों में लिखे होते हैं, उसी तरह से एक सुर्खी पर पड़ती है जिसमें क्या लिखा होता है, 100 साल पहले। अब जब रसीदा ये बात पढ़ती है कि 100 साल पहले, तो वह ये सोचने लगती है कि ये बात हम लोग जान कैसे सकते हैं कि इतने वर्ष पहले हुआ क्या था, ठीक है। तो ये जानने के लिए कुछ तो ऐसा रहा होगा जो हम लोगों को पता चलता है कि हाँ इतने साल पहले ये हुआ था। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि इतने साल पहले क्या, कब, कैसे, कहाँ हुआ, जो हमारे अतीत के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब पहला क्वेश्चन उठता है, इस बारे में हम लोग पता कैसे लगाएंगे। तो ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडियो भी सुन सकते हैं, ठीक है, और टेलीविज़न भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग अखबार से भी पता लगा सकते हैं कि कल क्या हुआ था। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, अगर तुम्हारे सामने कोई एक्सपीरियंस इंसान है, ठीक है, उसके बाद उससे आप पूछोगे, आपसे एज में बड़ा है, ठीक है, कि आपके ज़माने में क्या होता था, ये कैसे होता था, तो वो आपको बता देगा कि हाँ इस टाइम पे ऐसा हुआ करता था। तो आपको उस चीज़ की नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है, व्यक्ति से बात करके, जिसे उस समय की स्मृति हो, यानी कि वो अपने टाइम पीरियड का आपको नॉलेज दे सकता है। तो उसके बारे में हम लोगों को नॉलेज हो जाएगी। हम लोग उस टाइम पीरियड के नहीं है, लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि जो दादा दादी हुआ करते थे वो कहानियाँ सुनाया करते थे, अपने बातें सुनाया करते थे कि हाँ मेरे ज़माने में ऐसा हुआ करता था। तो हम लोग को पता चलता था कि हाँ उस पीढ़ी में ये हुआ करता था। आज की जो जनरेशन है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो इस तरह से हम लोग इस तरह से भी जान सकते हैं ये सब बातें। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जानेंगे। अब ये तो हम 2 या 3 पीढ़ी का तो जान सकते हैं, ठीक है, किसी रिलेटेड से संबंधित जो भी होगा वो बता देगा हमें, ठीक है, कोई भी इंसान। लेकिन अगर हज़ारों साल पहले की बात की जाए तो उसको जानने के लिए हम सबको क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, बात करते हैं अतीत। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, तो अगर अतीत के बारे में बहुत कुछ जानना है, तो जैसे लोग क्या खाते थे, ठीक है, या कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, ये हम आखेट को, यानी कि शिकारियों, आखेट किसे कहा जाता है, तो शिकारियों को कहा जाता है। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे और कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, और फिर वह कैसे कैसे नाटक देखा करते थे, या फिर वह कौन कौन से गीत गाते थे। अतीत में जो सब लोग हुआ करते थे, अतीत के बारे में जानने के लिए कि लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे कैसे व्यापार
व्यापारी जो हुआ करते थे वे व्यापार करते थे, पुरोहित या फिर जो शिकारी हुआ करते थे वे शिकार कैसे किया करते थे। ये सब जानने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, अतीत के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। अब लोग रहते कहाँ थे, सबसे पहले बात ये करते हैं, ठीक है, कि लोग रहते कहाँ थे। तो कई लाख वर्ष पहले से लोग जो थे इस नदी के तट पर रह रहे थे। कौन सी नदी, तो नर्मदा नदी की बात हो रही है यहाँ पे। अभी आपको मानचित्र दिखाएंगे, उसमें नर्मदा नदी भी दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ रहने वाले जो आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। और जानवरों का आखेट, आखेट बोले तो क्या होता है, शिकार होता है, ठीक है। तो वे जानवरों का शिकार भी किया करते थे अपने भोजन के लिए। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बारे में। तो इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। तो क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले जौ और गेहूं का उत्पादन जो शुरू हुआ, कहाँ सबसे पहले फसल उगाई गई, तो सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों में। ये बात आपको याद रखना है। और उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, भैंस जैसे पशुओं को पालतू बनाया। तो ये भी याद रखना है किसे किसे, तो भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया था, ठीक है। और ये लोग रहते थे कहाँ, तो गांव में रहते थे, ठीक है, गांव के निवासी थे। अब फ्रेंड्स जो उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था, ठीक है। तो जो पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां हैं, यहाँ सबसे पहले क्या उपजाया गया था, तो चावल उपजाया गया था, ठीक है। और ये जो स्थान है ये विंध्य के उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो विंध्य के उत्तर में स्थित है। अब इसके साथ साथ मानचित्र जो दिया गया है, इसमें क्या करना है, सिंधु की सहायक नदियों का पता लगाना है, ठीक है। तो आइए पहले मानचित्र देख लेते हैं, ठीक है। और बता दें मानचित्र में दक्षिण एशिया, जिसे आधुनिक भारत कहते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ठीक है। जो दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, तो आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। और फ्रेंड्स अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि जो है ये पड़ोसी देशों को दर्शाता है। और फ्रेंड्स दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन ये विशालतम तथा बाकी एशिया में समुद्रों की जो पहाड़ियाँ हैं, एशिया में समुद्रों की जो पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो आइए दक्षिण उपमहाद्वीप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मानचित्र दिया गया है, इसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये दिया गया है मानचित्र, यहाँ पे देखिएगा आप लोग। अब ये उपमहाद्वीप का मानचित्र दिया गया है, प्राकृतिक मानचित्र। तो देखिएगा यहाँ पे है झेलम नदी, चेनाब, रावी, ब्यास नदी और सतलुज नदी। ये जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। झेलम नदी, चेनाब, रावी नदी, सतलुज और ब्यास नदी, ठीक है। यहाँ पे काबुल नदी दी गई है और यहाँ पे किरथर और सुलेमान पहाड़ियाँ दी गई हैं, जहाँ पर सबसे पहले गेहूँ और जौ की फसल जो थी वह उपजाई गई थी। यहाँ पे हिमालय पर्वत दिया गया है, इसी के पास से देखिएगा यहाँ पे यमुना नदी है, फिर ये चंबल है और गंगा नदी भी कहाँ से निकली है, तो यहाँ हिमालय से निकली है, ठीक है। यहाँ पे सोन नदी दी गई है और विंध्य पहाड़ियाँ जो है मध्य भारत में दी गई हैं, तो ये यहाँ पे हैं। और इसके नीचे नर्मदा नदी है, ठीक है। और सतपुड़ा ताप्ती नदी के पास में है, देखिएगा गोदावरी नदी है, दक्कन, कृष्णा नदी, ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पे अरब सागर है और इस तरफ जो है ये बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। इस तरह मानचित्र में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे महानदी दी गई है, ठीक है। इसके पास में यहाँ पे पेन्नार नदी है और कावेरी नदी जो है बिल्कुल नीचे पे है। और यहीं पे देखिएगा आप लोग, ये है पूर्वी घाट, ठीक है। पूर्वी घाट में क्या है, तो बंगाल की खाड़ी है और इधर पश्चिमी घाट में क्या है, तो अरब सागर है, ठीक है। ये मानचित्र के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और नीचे के वहाँ पाएंगे तो यहाँ पे आपको हिंद महासागर मिलेगा और ये छोटा सा देश श्रीलंका दिया गया है और यहाँ पे लक्षद्वीप है, ठीक है। अब देखते हैं आगे हम लोग क्या टॉपिक है हमारा। आगे है कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें, जो कि हमने देखा कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी दी गई, तो झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी, व्यास नदी और सतलुज नदी। ये सभी की सभी किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। आगे हम लोग सिंधु नदी के बारे में पढ़ते हैं।
अब बात उठती है कि सहायक नदियाँ कहते किसे हैं, तो सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास जो हुआ वह लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहायक नदियों के किनारे समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास कितने वर्ष पूर्व हुआ, तो 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अब फ्रेंड्स, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाना, जो कि अभी हमने बताई थी आपको सोन नदी मानचित्र में, इसके बारे में हम लोग देखते हैं गंगा तथा सोन नदी के बारे में। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र जो है प्राचीन काल में मगध, जिसे वर्तमान में हम लोग क्या कहते हैं, बिहार के नाम से जानते हैं। इसके शासक जो होते थे बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा की है। कभी हिमालय से ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये लोग क्या करते थे, यात्रा किया करते थे। और उनके लिए ये जोखिम भरी होती थी लेकिन असंभव नहीं होती थी, इसलिए यात्रा जो है वह ये लोग किया करते थे। और कभी लोग काम की तलाश में इधर से उधर जाते थे, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन्हें जाना पड़ता था। और फ्रेंड्स, कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी, कि अगर उन्हें दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करनी है तो उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए तो व्यापारी भी अपने काफिलों से जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे अपना व्यापार करने के लिए। और जो धार्मिक गुरु होते थे ये लोगों को शिक्षित करने और उनको सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में या फिर एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। इस तरह से स्थान परिवर्तन भी ये लोग किया करते थे, ठीक है, यात्राएं किया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोजने की चाह में जाते थे, ठीक है, उन्हें ये उत्सुकता होती थी कि नए नए स्थानों की खोज की जाए, इसलिए वे क्या किया करते थे, तो यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को भी जानने का अवसर मिलता है। जब आप यात्रा करेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो उनके विचारों को आपको जानने का अवसर मिलेगा। अब देखते हैं कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, वर्तमान समय में जो लोग यात्राएं करते हैं वे क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मानचित्र देखा हम लोगों ने, उसमें पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। जो उपमहाद्वीप के बाहर के लोग थे वह कहाँ आए, तो उपमहाद्वीप के अंदर आए और यहाँ आकर यहीं बस गए। तो लोगों के जो इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरों के विचारों को अपनाते रहे हैं। जब एक दूसरों के विचारों को अपनाया तो भोजन बनाने की कला जो थी वो हर क्षेत्र में अपनी अपनी अलग होती है, या फिर पत्थरों को तराशने तथा संगीत रचने के इन्होंने नए नए तरीके एक दूसरे से यात्रा करके सीखे। अब बात करते हैं देश के नाम, ठीक है। तो अपने देश के लिए हम प्रिया, इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। अब अपने देश का नाम भारत या फिर इंडिया जैसे शब्दों का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन भारत या फिर इंडिया नाम पड़ा कैसे, तो इस बारे में हम लोग जानते हैं। तो इंडिया शब्द जो है ये इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाना है। जो एटलस देखा था उसमें यूनान और ईरान का पता लगाना है। और लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोश कहा। किसने कहा, तो ईरानियों और यूनानियों ने कहा था। सिंधु को क्या बोला था, हिंदोश बोला था, ठीक है। जिसे इंडस शब्द है इसे क्या संस्कृत में कहा जाता था, सिंधु। और सिंधु को यूनानी और जो ईरानी आए थे इन्होंने सिंधु को हिंदोश कहा अथवा इंदोश भी कहा, ठीक है। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि जो है ये
प्रदेश को इंडिया कहा, ठीक है। जहाँ पूर्व में स्थित भूमि थी उस प्रदेश को क्या कहा, तो इंडिया कहा। और भारत नाम का प्रयोग जो है ये उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। और इस समूह का उल्लेख जो है ये संस्कृत के आरंभिक यानी कि लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति जिसका नाम है ऋग्वेद, इसमें मिलता है। किसका, तो भारत का उल्लेख उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह का। और बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा था। तो इस प्रकार जो है देश का नाम 3500 वर्ष पुरानी जो कृति है ऋग्वेद, वहाँ पर उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था और बाद में इसी का प्रयोग जो है वह देश के लिए होने लगा। अब हम लोग अतीत के बारे में जान कैसे सकते हैं, ठीक है। तो कैसे जानकारी मिली हमें अपने अतीत के बारे में, तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो इनमें से एक तरीका है जो कि अतीत में पुस्तकें लिखी गई हैं उनको ढूंढकर हम अतीत के बारे में उन्हें ढूंढेंगे और उन्हें पढ़ेंगे तो अतीत के बारे में पता लगाया जा सकता है। और ये पुस्तकें कैसी होती थी, तो हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती थी। क्या कहा जाता था, तो इनको पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द जो है ये लैटिन शब्द है। इसमें मैनु जिसका अर्थ क्या होता है, हाथ से निकला है, ठीक है। और ये पांडुलिपि प्रिया जो है ये ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। अब आपको याद रखना है कि पांडुलिपियाँ जो है ये हाथ से लिखी जाती थी, ठीक है। अब किस पे, तो ताड़ पत्रों पर लिखी जाती थी। और ये जो है हिमालय क्षेत्र में उगने वाला एक पेड़ था जिसका नाम था भुर्ज, ठीक है। ये नाम भी आपको याद रखना, भुर्ज। इसी की छाल पर विशेष तरीके से ये जो भोजपत्र है ये तैयार किए जाते थे और इन पे लिखा जाता था। आप इमेज में भी देख सकते हैं इस तरह पहले की पुस्तकें लिखी जाती थी हाथ से, जो भुर्ज पेड़ से छाल मिलती थी ताड़ पत्रों पर लिखा जाती थी, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं कि इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को तो कीड़ों ने खा लिया, क्योंकि भाई पेड़ की छाल थी तो उसमें कीड़े तो लगना लाजमी बात है। और कुछ क्या हुई, तो कुछ नष्ट हो गई। फिर भी कई पांडुलिपियां जो हैं वो बच गई थी, जो कि आज भी उपलब्ध हैं। और प्रिय ये पांडुलिपियां मंदिरों तथा बिहारों में प्राप्त है। कहाँ होती हैं, तो मंदिर तथा बिहारों में मिलती हैं। और इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, ये ध्यान से पढ़िएगा कि इन पुस्तकों में वर्णन किसका मिलता है, तो यहाँ पे धार्मिक जो मान्यताएं हैं या फिर व्यवहार हैं या फिर राजाओं का जो जीवन है या औषधि तथा विज्ञान है, इस प्रकार की चर्चाएं मिलती हैं। सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि पांडुलिपियों में जो है इनमें पुस्तकों में किन मान्यताओं का प्रयोग किया गया या किसका वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा राजाओं के जीवन का वर्णन किया गया है, औषधियों तथा विज्ञान का और मान्यताओं व व्यवहार का। तो एक एक पॉइंट आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। और इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य यानी कि कविताएं तथा नाटक भी हैं। क्या है, तो महाकाव्य और कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृतिक व तमिल में भी लिखे मिलते हैं। अब आपको याद रखना है ये जो है पांडुलिपियाँ ये प्राकृतिक और तमिल भाषा में भी लिखी गई हैं और संस्कृत में भी लिखी गई हैं। और प्राकृतिक भाषा का प्रयोग जो है आम लोग किया करते थे। जो आम जनता होती थी वह कौन सी भाषा बोलती थी, तो वह प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया करती थी। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों की इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे। जो महान शासक हुआ करते थे वह भी अपने अभिलेखों को क्या करते थे, तो पत्थरों पर उत्कीर्ण करवा दिया करते थे, ठीक है, ताकि लोग उन्हें देख सके और उन्हें पढ़ सके और उनका पालन कर सकें, ठीक है। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण जो है उत्कीर्ण करवाए हैं। जो राजा रानी हुआ करते थे अगर वो कोई भी अच्छा कार्य किया करते थे, ये उन्हें लगता था कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वह भी इस चीज़ को समझे या फिर जाने, तो वो क्या करते थे, पत्थरों पर उसको उत्कीर्ण करवा दिया करते थे। तो ऐसा काम बहुत से राजाओं ने भी किया है, रानियों ने भी किया है और आम जनता ने भी किया है, ठीक है।
अब उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का भी लेखा जोखा रखते थे। अगर किसी भी लड़ाई में उन्होंने विजय हासिल की है तो वे उसको भी उत्कीर्ण करवाया करते थे या फिर उसका लेखा जोखा रखते थे कि इस समय पर इसके साथ युद्ध हुआ और यहाँ पर इसको विजय प्राप्त हुई, ठीक है। और इस खुशी में वे किसी तरह का निर्माण भी करवाया करते थे, स्थापत्य कला का भी निर्माण किसी न किसी प्रकार करवाया करते थे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये इमेज दी गई, इस तरह से ये पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाया जाता था, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखते हैं, लगभग 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख है। कितना? तो 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख है। कहाँ है? तो ये वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। ये अभिलेख जो है अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। और इस शासक के विषय में हम लोग जब चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं अशोक के बारे में, जो अध्याय 7 पढ़ेंगे उसमें अशोक के बारे में वर्णन किया गया है। तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? लिपि का। लिपियां जो हैं ये अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा जब हम कुछ पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। और ये जो अभिलेख है इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामाइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? तो ये जो है यूनानी तथा अरामाइक नामक 2 विभिन्न लिपियों में लिखा गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं जो हैं ये अतीत में प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? तो उसे पुरातत्वविद कहते थे, ठीक है। ऐसी वस्तुओं के बारे में जो अध्ययन करता था उसे हम लोग पुरातत्वविद कहते थे। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों, आगे देखते हैं, का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। जो पुरातत्वविद हैं वे क्या करते हैं? तो आज जैसे हथियार हैं, बर्तन हैं, आभूषण तथा सिक्के, इनके लिए छानबीन करते हैं, तरह तरह की खोज करते हैं और जगह जगहों पर खुदाई भी करते हैं जिससे हम लोग अतीत के बारे में जान सकें। इनमें से कुछ वस्तुएं जो है ये पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातुओं की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं, ठीक है, ना होने वाले होते हैं। ये जो होते हैं जब जल्दी नष्ट नहीं होंगे तभी तो प्रेजेंट टाइम में हजारों साल पुरानी जो चीज़ें हैं वो भी आज हमें ज्यों की त्यों मिल रही हैं, क्योंकि ये जल्दी नष्ट ही नहीं होते थे। इस तरह जो पुरातत्वविद छानबीन करते हैं या फिर खुदाई करते हैं तो उन्हें जो इस तरह की मजबूत चीज़ें होती हैं उनकी प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे आप लोग एक इमेज देखिएगा, ठीक है। इसमें जो बाईं तरफ दिया गया है ये प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है, ठीक है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। और दाईं तरफ एक पुराना चांदी का सिक्का है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। अब आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि सिक्कों का प्रयोग कितने वर्ष पहले पूर्व होता था? तो 2500 वर्ष पूर्व होता था, ठीक है। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से ये सिक्का जो है ये बिल्कुल भिन्न है। आप लोग देख भी सकते हैं इमेज में, ये जो सिक्का है ये पूरी तरह से भिन्न है जो हम लोग वर्तमान में सिक्के का प्रयोग करते हैं। और ये इमेज में आप लोग सिक्का देखिएगा ये पूरी तरह से भिन्न है, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं क्या पुरातत्वविद जो हुए इन्हें कपड़ों के भी अवशेष मिले, कि कपड़े भी उस समय के बचे जो अतीत में लोग कपड़े पहनते थे उनके अवशेष भी क्या पुरातत्वविदों को मिले हैं? तो आगे आइए जानते हैं हम लोग। जो पांडुलिपियां हैं अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहास प्रिय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जो जानकारियाँ मिली हैं इतिहासकारों को वह क्या कहते हैं? इन्हें स्रोत कहते हैं, ठीक है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। जैसे ही इसके बारे में जो स्रोत प्राप्त होते हैं हमें, तो इसके बारे में पढ़ना जो है वो बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। जैसे जैसे हमें स्रोत मिलते जाएंगे वैसे वैसे हमें जानने की इच्छा और जागेगी कि हाँ किस तरह के लोग कपड़े पहनते थे, अगर बर्तन मिल गए तो हाँ खाना किस तरह से खाते थे या क्या करते थे भोजन में, ठीक है। तो ये जानने की इच्छा जागती रहती है। और इतिहासकार तथा जो पुरातत्व
पुरातत्वविद हैं उन जासूसों की तरह से जो इन स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो जो इतिहासकार हैं या जो पुरातत्वविद हैं, इन्हें जानने की इच्छा बढ़ती रहती है और ये जानने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। कभी सुरंगों के माध्यम से ये तरह तरह की खुदाई और उनको जानने का प्रयास करते रहते हैं। अब हमारे चैप्टर का ये बुक का नाम क्या है? हमारे अतीत। जो हमारे अतीत वर्ड है ये कैसा है? तो ये बहुवचन है। अब जब बहुवचन है तो क्वेश्चन उठता है कि जो हमारे अतीत हुए वे एक हुए या फिर अनेक हुए। तो आइए जानते हैं कि अतीत जो है ये एक है या फिर अनेक है। तो फ्रेंड्स, इस पुस्तक के शीर्षक में हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ जो अतीत शब्द का प्रयोग हुआ है ये बहुवचन के रूप में किया गया, जैसे कई हमने आपको अभी बताया। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए अतीत अलग अलग मायने थे, यानी कि जो हमारे अतीत हुए वे अलग अलग समूहों के थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन जो है ये राजा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन शिल्पकारों से अलग अलग था। यानी कि जो हमारे अतीत हुए वे एक नहीं बल्कि अनेक थे। जैसे कि राजा रानी थे, इनका जीवन अलग था, या फिर जो पशुपालक हुए या जो कृषक हुए इनका जीवन अलग था, या जो व्यापारी थे या शिल्पकार उनका जीवन अलग था। तो इस तरह से सबका जीवन जो था वह कैसा था? भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय में भी देश अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में होता है, हम लोगों की जो प्रेजेंट टाइम में त्यौहार ही देखिएगा, या जो मतलब जो भी कल्चर है हम लोगों का भिन्न होता है। आप थोड़ी सी भी दूरी पे जाएंगे वहाँ पे आपको कल्चर भिन्न मिलेगा। इस तरह में जो हमारे अतीत हुआ करते थे उनकी भी जो थी संस्कृति में बहुत से परिवर्तन थे, अलग अलग परिवर्तन थे, अलग अलग संस्कृति थी लोगों की। तो उदाहरण के लिए आज जो है अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग जो है अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। और इसके अगर विपरीत बात की जाए तो शहरों में जो रहने वाले लोग हैं ये खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, इस तरह के भेद जो हैं हमें अतीत में भी देखने को मिलते हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम में भी हैं। आगे है कि इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। वह अन्य तरह का भेद क्या है? उस समय जो शासक हैं ये अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। ये बात तो हमने पहले भी बताई है, और यही कारण कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा जो लड़ी जाने वाली लड़ाइयाँ थी उनके बारे में जान पाते हैं, क्योंकि उस समय जो शासकों ने लड़ाइयाँ लड़ी उनका लेखा जोखा रखा, तभी तो हमें पता चलता है कि इस टाइम पे ये वाला युद्ध हुआ था और इन इन राजाओं के बीच में हुआ था। और फ्रेंड्स, जबकि जो शिकारे या फिर मछुआरे या संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी है ये अपना लेखा जोखा क्या करते थे? नहीं रखते थे। तो लेखा जोखा रखते कौन थे? तो शासक रखते थे उस समय। ठीक है, और बाकी जो ये मछुआरे या शिकारी या फिर संग्राहक या कृषक हुआ करते थे ये अपना लेखा जोखा नहीं रखते थे। और पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में भी मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष रह गया है। जैसे पुरातत्वविद आगे आगे बढ़ते जाते हैं या इतिहासकार वह नई नई चीज़ों को खोजते जाते हैं, बहुत सी अतीत के बारे में जानकारियाँ प्राप्त हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी ये प्रयास निरंतर जारी है पुरातत्वविदों या इतिहासकारों के द्वारा, जिससे हमें नई नई जानकारियाँ अभी भी प्राप्त होती हैं और बहुत कुछ जानने को भी रह गया है। अब बात करते हैं तिथियों का मतलब। तो तिथियों का मतलब क्या होता है? जो कि तिथि हम लोग लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। अगर कोई पूछ दे कि तिथि के विषय में पूछे तो क्या बताएंगे? कि उस दिन की तारीख बता देते हैं। हम लोग से अगर कोई तिथि के बारे में पूछेगा तो तारीख या फिर माह या फिर वर्ष, जैसे 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताएंगे हम लोग। और वर्ष की ये गणना जो है ये ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो वर्ष की गणना किससे से की जाती है? तो ईसाई धर्म के प्रवर्तक हुए जिनका नाम था ईसा मसीह, इन्हीं की जन्म तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियां जो हैं ईसा पूर्व, यानी कि ई इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है ईसा पूर्व, यानी कि ईसा से पहले, ठीक है, के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख किया गया है। तो जो इस पुस्तक का निर्माण हुआ है वह 2000 को आरंभिक बिंदु माना गया है।
अब हम इस तरह से इतिहास की जो मुख्य तिथियां हैं उनको बारे में जान लेते हैं कि किस तरह से किस तिथि को किस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, और यहीं पे ये चैप्टर जो है हमारा फिनिश होता है। तो फ्रेंड्स, अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग कैसे लिखते हैं, तो बीसी लिखते हैं, ठीक है। और अगर इंग्लिश में बात की जाए तो हम लोग कैसे लिखते हैं, तो उसे लिखते हैं हम लोग ईसा पूर्व, ठीक है। तो ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है, बिफोर का मतलब क्या होता है, ईसा पूर्व तो हमने बता दिया, ई और जो पू लिखते हैं उसका मतलब होता है ईसा पूर्व। लेकिन अगर जो हम लोग बीसी लिखते हैं इंग्लिश में, इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, यानी कि पहले, ठीक है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले ADV लिखते हैं, हिंदी में इसे हम लोग सिर्फ ई बना देते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी सिर्फ इसे ईसवी लिख देते हैं, और इंग्लिश में लिखते हैं तो ए और डी लिखते हैं। ये जो है इसका मतलब होता है एनो डोमिनी। क्या होता है, AD का मतलब होता है एनो डोमिनी नामक ये दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य जो है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग जो है ये कॉमन एरा के लिए होता है। किसके लिए होता है, अब आपको याद रखना है, जो CE है अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा के लिए होता है। सी की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉमन एरा, ठीक है। BCE का प्रयोग जो होता है, जैसे कि कभी लिखते हैं CE तभी लिखते हैं BCE, इन जगहों पे BCE का भी प्रयोग होता है। तो CE का मतलब होता है कॉमन एरा। ये कॉमन एरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तथा BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। कहीं कहीं पे अगर आपको BCE लिखा मिले या फिर CE लिखा मिले तो उसका मतलब होता है कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। तो इन तिथियों का प्रयोग जो है भारत में कब प्रारंभ हुआ, तो लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, ठीक है, वर्तमान से पहले। अगर BP लिखा मिले इसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले। तो आज के चैप्टर में बस यहीं तक था जो कि हमने कवर किया। इसमें हमने जाना कि अतीत के बारे में हम जानकारी कैसे लगा सकते हैं, और किस तरह से ताड़पत्रों पे पुस्तकें लिखी हुई मिलती थी, हाथ से लिखते थे बुर्ज नामक पेड़ की छाल से। और सुलेमान किरथर पहाड़ियों के बारे में भी पढ़ा, सोन नदी के बारे में, गंगा नदी तथा सिंधु नदी, इसकी सहायक नदियों के भी बारे में पता लगाया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको स्पेशली हमारी मेहनत पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।